हेलो स्टूडेंट। तो मेटा नामा सराउंडिंग के इस 13th लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन सीखा। आज के लेक्चर में हम जो इवेपोरेशन का मेन टॉपिक है, इवेपोरेशन में अगर हम बात करें तो 3 टॉपिक हैं। पहला तो खुद इवेपोरेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन। इसके बाद में है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा टॉपिक है कुछ एप्लीकेशन होते हैं, किसके एप्लीकेशन होते हैं इवेपोरेशन के। ठीक है, तो एक बार हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग और एप्लीकेशन के सेगमेंट पे चलेंगे। देखिए, हमने इवेपोरेशन के बारे में क्या पढ़ा। हमने इवेपोरेशन के बारे में ये पढ़ा कि वो प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड होता है वो गैस बनता है, यानी कि वेपर बनता है। जो लिक्विड होता है वो क्या बनता है, वेपर बनता है या फिर गैस बनता है। अच्छा, ये खास क्यों है, ये वेपराइजेशन से अलग क्यों है? क्योंकि ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होता है। किसके बॉइलिंग पॉइंट? उस पर्टिकुलर लिक्विड के जिसको आप उस प्रोसेस में ले जा रहे हो। चलिए समझाते एक बार फिर से। इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है? जिसमें आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये अलग कैसे है वेपराइजेशन से कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, किसके बॉइलिंग पॉइंट के? मान लीजिए हमने एक बीकर लिया और इसमें पानी लिया। तो इसको वेपराइज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2 तरीके अगर हम प्रिफर्ड वे में बात करें तो पहला तरीका क्या है? मान लीजिए हम बोलते हैं 2 तरीके हैं। 2 तरीके, तो पहला तरीका तो आप बोल सकते हैं कि आप हीट करके इसको गैस बना दीजिए। और दूसरा तरीका है कि आप सन में रख दीजिए या फिर हवा में रख दीजिए, धूप के नीचे रख दीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा करिए जो इस पानी के टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट से कम रखे। देखो 2 तरीके कैसे हैं इसको गैस बनाने के। पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली इसको हीट करके, पर्टिकुलरली इसको हीट करके वेपर बनाओ। उस कंडीशन में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा पानी का वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि आप बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हीट करोगे, इसके बाद में वो वेपर बनाना शुरू करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो इसकी खास बात क्या होती है कि इसको एवे ही छोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा? वो वेपराइज होने लगेगा। अच्छा, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इनको वेपराइज करने के, उनकी बातें अभी हम करेंगे। सन एक बड़ा रीजन है वेपराइज करने का। क्यों ये रीजन है बड़ा? क्योंकि जो सन होता है वो हीट देता है। देखो, आप इसको भी वेपराइजेशन बोल सकते हो। देखो इवेपोरेशन को भी आप वेपराइजेशन बोल सकते हो क्योंकि इसमें वेपर बन रहा है। लेकिन आप वेपराइजेशन पर्टिकुलरली जो होता है प्रोसेस वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसको आप इवेपोरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होती है, जबकि जो पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रोसेस होता है, कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट या फिर इवेपोरेशन वाला प्रोसेस, उसमें क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। किससे ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है? बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट पे ही आप हीट करके उसको वेपराइज करते हो ना भाई। बात समझ आ रही है? चलो, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको? इवेपोरेशन को। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? देखो, लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? रिकॉर्डिंग चल रही है ना? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को
इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर का। सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने से इवेपोरेशन। अच्छा, फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक बात कर ले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन की बात क्यों कर रहे हैं, फैक्टर का क्या रोल है। फैक्टर मतलब कि जिसकी वजह से आपका इवेपोरेशन के प्रोसेस का जो रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ईदर गेट इंक्रीज्ड और गेट डिक्रीज्ड। ओके, क्या मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं वही कारण होते हैं किसके? टू इंक्रीज। लिख ही देते हैं इसको, आप नोट कर लो, यहां पे नोट डाल लो 2-4 रुपए का। क्या लिख लो? फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट का मतलब समझते हो? लिख ही देते हैं। रेट मीन्स स्पीड। अब आप स्पीड को भी अगर बाइफरकेट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? कि इज स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बात समझ आ रही है? यानी कि फैक्टर्स जो होते हैं वही आपके इवेपोरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं। अब आप रेट का मतलब क्या जान लो? रेट का मतलब होता है स्पीड का मतलब क्या? कि इस इवेपोरेशन का स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? मैंने लिखा तो उल्टा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। समझ रहे हो ना? फीलिंग समझना। आगे चलते हैं। पहला क्या है? पहला कौन सा फैक्टर है जो आपके इवेपोरेशन को प्रभावित करता है? पहला है टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं हम सरफेस एरिया। तीसरा क्या लिख सकते हैं? तीसरा हम लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी। और चौथा क्या लिख सकते हैं? विंड स्पीड। ये 4 चीजें होती हैं जो आपके इवेपोरेशन की स्पीड को तय करती हैं कि आपका इवेपोरेशन तेज हो रहा है या धीरे हो रहा है। ठीक है, हम इन पे बात करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद में हम एक एक फैक्टर की बात करते हैं विस्तार से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हमको समझना है टेम्परेचर के बारे में, कि आपका टेम्परेचर जो होता है वो इवेपोरेशन के रेट को कैसे इफेक्ट करता है। देखो, एक बात बताओ, टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो आप 2 स्टेटमेंट ध्यान रखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। इसके कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो भी लिक्विड होता है वो इनफ काइनेटिक एनर्जी पाता है टू एस्केप फ्रॉम लिक्विड स्टेट एंड गेट इन गैसियस स्टेट। यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आपका जो लिक्विड का सोल्यूशन रहे या फिर कुछ भी रहे, लिक्विड सब्सटेंस जिसको आप इवेपोरेट करना चाहते हो, हीट बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनफ काइनेटिक एनर्जी वो पा जाता है जिससे वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए। क्या हम जब बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, स्पेलिंग हाँ सही है। देखिए, आप ध्यान रखिए कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन का भी रेट बढ़ता है। दूसरा, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन
ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे इवेपोरेशन का रेट घटेगा। 2 पॉइंट यहां से क्लियर हुए। अच्छा, होता क्या है, होता क्या है, ऑन हीटिंग, हीट करने पे पार्टिकल्स गेट enough kinetic energy, enough kinetic energy to escape from liquid state and get into gaseous state। बात समझ आई? जब आप हीट दोगे तो आपके पार्टिकल्स इनफ काइनेटिक एनर्जी पाएंगे, क्या करेंगे इसके बाद में, इसके बाद में जो पार्टिकल्स होंगे इनफ एनर्जी पाके लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। अगर आप इसका कुछ एग्जांपल लेना चाहो तो क्या कह सकते हो, देखो अगर टेम्परेचर का सोल मेंबर बात करें, आप चाहो कि मेन मेंबर ऑफ टेम्परेचर इज सन। सन ही वो मेन मेंबर है जो आपको टेम्परेचर देता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस को बखूबी कराता है। ठीक, अब आप देखो गर्मियों के मौसम में जब आप कपड़े धुल के डालते हो तो कितनी जल्दी सूख जाता है, वही चीज जब आप ठंड के मौसम में आते हो तो नहीं सूखता है। उसका कारण ये है कि गर्मी के समय में सूर्य जो होता है वो टेम्परेचर देता है, हीट गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन सर्दियों के टाइम में टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है, इस वजह से आपका जो इवेपोरेशन की स्पीड होती है वो कम होती है और आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इन समर लिखिए, इन समर क्लोथ्स गेट ड्राइड मोर अर्लियर एज कंपेयर टू विंटर सीजन ड्यू टू टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से आपके समर में जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं, जबकि ठंडक के मौसम में आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है टेम्परेचर का। तो बहुत कुछ ऐसा है नहीं, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद में हम बात करते हैं सरफेस एरिया का। आप पॉज करके लिख लीजिएगा। सरफेस एरिया का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। सरफेस एरिया, एक बात बताओ, सिंपल सी बात करते हैं, क्या पता उससे आपको समझ आ जाए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात बताओ, आप देख रहे हो क्या, गड्ढे, गड्ढे बिल्कुल देखे होगे। आप सपोज करो ये क्या है, ये है पोंड। सपोज कर लो, नहीं भाई सपोज करने में तो कोई इशू नहीं है, बस जो आपका पोंड है वो किससे भरा हुआ है, पानी से, पानी से, है ना। ओके, और सपोज करते हैं कि इतना ही पानी आपने यहां रोड पे गिरा दिया, ये मान लेते हैं रोड। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा पानी सबसे पहले सूखेगा। क्वेश्चन ये है
कि विच वन विल गेट ड्राइड फर्स्टली, सबसे पहले कौन सा इनमें से सूखेगा, ये आपके लिए प्रश्न है। इसके लिए तो कोई साइंस की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सोच सकते हैं यही वाला सूखेगा, यही वाला सूखेगा। अच्छा सपोज करो हमारे पास पॉन्ड है जिसने इतना सरफेस एरिया लिया है। सरफेस एरिया मतलब ऐसे जान लो जगह घेरना, जगह घेरना। अब सिंपल सी चीज जान लो, सरफेस एरिया मतलब जगह घेरना। अगर हम पोंड को लेते हैं कि पोंड ने इतना जगह लिया है और रोड को बोलते हैं कि रोड ने कुछ ज्यादा जगह लिया है, तो आप भाई एक चीज तो आपके मन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रोड वाला होगा वो सबसे पहले सूखेगा। ये चीज तो आपके मन में क्लियर है। क्यों सूखेगा? देखो एरिया के मुकाबले ये ज्यादा एरिया लिया है। अब एक बार इमेजिन करो कि क्या होता है। मान लीजिए हम सन को मान रहे हैं कि सन सोल मेंबर है जो देखो इवेपोरेशन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर ही होता है, और टेम्परेचर देने वाला जो होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर लगातार एक कांस्टेंट रूप में देना, वो काम सन ही कर पाता है। ठीक है, तो अगर हम सोचते हैं कि ये जो सन है वो किसको सबसे पहले सुखाएगा, तो ये तो उत्तर क्लियर हो गया होगा कि रोड। अच्छा रोड को क्यों सुखाएगा? क्योंकि आप देखिए जब ये सन इसके ऊपर पड़ेगा तो ये देखिए इतना एरिया लगभग क्लियर कर रहा है, घेर रहा है। अब इतने एरिया में आने वाले सभी वाटर के पार्टिकल्स को ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, यानी कि ये सन डायरेक्टली इतने पार्टिकल्स के संपर्क में आएगा और उन्हें क्या करेगा? हीट देगा। हीट किस लिए देगा? जिससे उनके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पा जाए और एस्केप करके गैसियस स्टेट में चले जाएं। ठीक है, अब यही चीज आप ये सिनेरियो यहां पे लाओ। अगर हम यहां पे सन की बात करते हैं तो सन केवल इतने दूरी में ही संपर्क बना पाएगा, बाकी इधर नीचे के जो पार्टिकल्स रहेंगे, नीचे का जो एरिया रहेगा वो अनटच्ड रहेगा। उस एरिया में धूप नहीं पहुंच पाएगा, टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में ये यहाँ का एरिया सूखेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं पाएगा और पानी वेपराइज नहीं होगा। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ में आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो बढ़ जाता है, सरफेस एरिया घटाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है। इसका कारण ये है कि जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो आपका जो कांटेक्ट होता है किसके साथ? सन के साथ, या फिर कहें कि मोर पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने पे ज्यादा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पाते। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं सन के। ठीक है, जबकि जब आप एरिया रिड्यूस करते हो, कम करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कम पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं सन के और जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कम होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसको लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ये, इसको हम ये लिख सकते हैं। क्या? देखिए सिंपल सी चीज है कि ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ये चीज आप समझ पाओगे, इस एरो का मतलब बढ़ जाता है। ओके, अब आप लिखिए ऑन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, एरिया घटाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। इसका रीजन क्या है? रीजन आप लिख लीजिए क्या है कि ऑन इंक्रीजिंग, थोड़ा सुंदर लिखने का प्रयास करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया
more particles come in contact of sun and get kinetic energy to become वेपर। ठीक है, क्या होता है जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो ज्यादातर पार्टिकल्स सन के कांटेक्ट में आते हैं और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पाके वेपर बना लेते हैं। अब आप मुझे इस पे क्वेश्चन मत करना कि सन ही क्यों, भाई किसी बुक में कुछ और लिखा होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं सन इसलिए यहां लिखवा रहा हूं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इवेपोरेशन में वो कौन प्ले करता है, वो सन प्ले करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पाएगा कौन, पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी पाके वो एस्केप करेगा लिक्विड और गैसियस स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब आप ये दो चीज लिख लो, इसके बाद में हम बताते हैं आपको ह्यूमिडिटी और इसके बाद में विंड स्पीड। ठीक है, आप इसको लिखो। देखो, अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, उमस। आप सिंपल सी मतलब जान लीजिए, जो उमस भरे समय होते हैं, उमस भरे समय, जैसे रेनी सीजन जो होता है, रेनी सीजन वो कैसा होता है, उमस भरा होता है, उसको ह्यूमिड क्लाइमेट बोल सकते हो। देखो, ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि उमस कितना है। उमस मतलब कि हवा में कितने ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, सिंपल सी मतलब। अच्छा, ड्रॉपलेट्स किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, आप ऐसे समझो कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज व्हाट, ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। आप इसके साथ में और क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ह्यूमिडिटी जैसे जैसे, अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि अभी तक हमने दो चीजें बताई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर और सरफेस एरिया कम होगा इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। लेकिन इसमें वो कंडीशन, वो चीजें नहीं लगती है, इसमें उसका उल्टा होता है। क्या होता है मैं बताता हूं, देखिए होता ये है, पहले हम ह्यूमिडिटी समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है, आप लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट हो, इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब आप इसके साथ जानिए क्या, कि एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब इंक्रीज ऐसी इंक्रीजेस। ठीक है, एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। समझ पा रहे हो, जैसे जैसे आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। अब अगली चीज लिख लीजिए, एज द ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। बात समझ आए, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी घट रहा है, वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा, है ना। अच्छा, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आप उसे क्या बोलते हो, डैम्प बोलते हो। डैम्प इज अनदर नेम ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का अनदर नेम क्या है, डैम्प। आप ऐसे बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ डैम्पनेस अगर इंक्रीज किया तो जो आपका इवेपोरेशन है
वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए। और दूसरा, अगर अमाउंट ऑफ डैम्पनेस डिक्रीज किया तो आपका जो इवेपोरेशन होगा, वो बढ़ जाएगा। बात समझ आई? तो आप इन दो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे डैम्पनेस करके भी आता है। सिंपल सा बात ये है कि हवा में प्रेजेंट जो वाटर के वेपर होते हैं उन्हीं को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ता है, इवेपोरेशन घटता है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। बात समझ आई? ओके, ठीक है, ठीक। अब हम आगे किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे विंड स्पीड की। आप इतना लिखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं विंड स्पीड की। चलिए, ये लास्ट है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी चीज है कि जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगा, ऐसे आप लिख लीजिए कि विंड स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। जैसे जैसे विंड स्पीड घटेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ये भी घटेगा। ठीक है, होता क्या है कि जब हवा चलती है तो वाटर के पार्टिकल्स साथ में बह जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी पाके गैस बना लेते हैं। सिंपल सी बात है, when wind blows the water particles, या फिर वाटर ना लिख के आप लिखिए लिक्विड पार्टिकल्स moves away, ऐसे लिख दीजिए, moves away and get enough kinetic energy and enough kinetic energy to get gaseous state। ओके, गैसियस स्टेट को पाने के लिए वो इनफ काइनेटिक एनर्जी पा लेते हैं जब हवा चलती है। तो आपने 4 फैक्टर सीखे। क्या क्या सीखा? आपने सीखा एक टेम्परेचर, यहाँ पे हम कंक्लूड कर देते हैं, आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कंक्लूजन, जिससे ऊपर तो मैंने इससे पहले जो आपको पढ़ाया वो समझाया था। आप सिंपल सा अगर नोट लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। क्या हमने 4 फैक्टर पढ़े? पहला पढ़ा टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा पढ़ा सरफेस एरिया। तीसरा क्या पढ़ा? ह्यूमिडिटी। और चौथा पढ़ा विंड स्पीड। तो हमने इसमें ये जाना कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अच्छा, इसी का वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा मतलब बारिश नहीं, मतलब इसी का उल्टा भी सेम होगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ा। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ा, यहां ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है। जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप निपटा ले जाएंगे। अच्छा, सबका वाइस वर्सा सेम होगा, सबका उल्टा भी सेम होगा। यानी कि ह्यूमिडिटी घटाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा, विंड स्पीड बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन
बढ़ जाएगा, विंड स्पीड घटाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। अब हम इवेपोरेशन का 2-3 एप्लीकेशन है वो बता के इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। आइए कुछ एप्लीकेशन को सीखते हैं इवेपोरेशन के। बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आपको मैं कुछ कंडीशन दे रहा हूं, देखो आप क्या देखोगे, बताता हूं भाई क्या देखना है। स्पिरिट क्या लिख रहा हूं भाई, देखो आपको मैं कंडीशन दे रहा हूं कि आप अपने हाथ के इस एरिया पे या कहीं पे भी आप क्या करो, स्पिरिट क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट को लगाओ या फिर पेट्रोल को लगाओ। तो क्या होगा, आप देखोगे कि आप जब इस पे लगाओगे ना, इसके बाद में आपका हाथ ठंडा फील करेगा, ठीक है। क्या देखोगे कि जब आप अपने हाथ पे स्पिरिट लगाते हो तो आपको ठंडा महसूस होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आप एक मटके में, मटका बोलते हैं ना इसको, अर्दन पॉट को मटका, ठीक है। आप एक मटके में गर्म पानी डाल दो, गर्म पानी यानी कि ठंड के मौसम में देखते ही होंगे कि आप मटके में पानी रखते हो तो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्यों होता है उसकी बात अभी हम करेंगे। अगली चीज, आप गांव वगैरह में देखोगे कि लोग पानी फुहारते हैं, सुने होंगे लोग, अगर आप रहते हो तो ठंड गर्मी के मौसम में लोग पानी फुहारते हैं अपने जहां पे भी रहते हैं। क्या रीजन है उसका वो भी जानेंगे। उससे क्या होता है, सभी चीज जानिए कि इवेपोरेशन का जो मेन कॉज है वो कूलिंग कॉज है। कूलिंग कॉज है कि जब भी इवेपोरेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। अगली चीज कि स्वेटिंग इन आवर बॉडी, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, पसीना होता है, तभी आपको क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, ठीक। आप जान लीजिए इन चारों कंडीशन में, चारों कंडीशन जब भी होंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा, जो भी चीज है उसको ठंडा महसूस होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, ये सभी कंडीशन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इवेपोरेशन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब आपको एक चीज जरूर जाननी चाहिए, क्या, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, देखो लेटेंट हीट मैंने बताया था पहले भी, आपको फिर से बता देता हूं। लेटेंट हीट उस हीट को कहते हैं जिस हीट की जरूरत होती है किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए, या फिर कहें, मैं अभी देखो, अभी मैं इवेपोरेशन की बात कर रहा हूं तो इवेपोरेशन में आपको कहां जाना है, आपको लिक्विड से गैस में जाना है, लिक्विड से गैस में जाना है। तो आप लेटेंट हीट मतलब ये जानो कि मिनिमम हीट जो एक सब्सटेंस को चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूं, यहाँ पे मैं रख रहा हूं पेट्रोल, तो पेट्रोल को उस मिनिमम हीट की बात करते हैं कि कितनी मिनिमम हीट चाहिए कि जिससे ये पेट्रोल क्या बन जाए, गैस बन जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, क्या होगा जब आप अपने हाथ पे स्पिरिट या फिर पेट्रोल लगाओगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो हीट होगा उस हीट को ये क्या ले लेगा, ये पेट्रोल ले लेगा। उसको क्या बोलते हैं, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि आपकी बॉडी से जो पेट्रोल होगा वो लेटेंट हीट लेके गैसियस स्टेट में चला जाएगा, और जब वो गैसियस स्टेट में जाएगा तो आपकी बॉडी से उसने टेम्परेचर को क्या किया है, छीन लिया है। उस स्थिति में आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं चाहूं तो इसको एक एक लेक्चर में ले सकता हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। चीजें सुन के समझ लो और आप उसको जब भी डिटेल में आएगा तो आप उसको लिख लोगे अगर एक बार समझ जाओगे। सारा खेल किसका है, लेटेंट हीट का है। देखो फिर से सुनो, जब आप स्पिरिट को अपने हाथ पे लगाते हो तो स्पिरिट क्या करता है, स्पिरिट आपके बॉडी से लेटेंट हीट लेता है, उस मिनिमम हीट को लेता है जिस हीट को वो लेके उसके स्पिरिट यानी पेट्रोल या स्पिरिट के जो पार्टिकल हैं वो इनफ काइनेटिक एनर्जी पा जाए जिससे वो गैसियस स्टेट में चले जाए। चूंकि आपकी बॉडी से टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है। बात समझ आ गई। चलिए अब अगले किस पे चलते हैं, एप्लीकेशन पे। पहला एप्लीकेशन क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं वाटर इन अर्दन पॉट। क्यों पानी ठंडा हो जाता है, केस सब में लेटेंट हीट का है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेटेंट हीट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेटेंट हीट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं एक मटका बनाते हैं, ठीक है।
एक मटका बन गया। क्या बन गया भाई? बन गया। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है बट बन गया। देखो अब क्या होगा कि इस मटके में हमने पानी रख दिया, चलो पानी रख देते हैं। ओके, अब आप जानते हो कि मटका के पास बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ऐसे लिख लो कि मटका हैव स्मॉल पोर्स अराउंड, हैव स्मॉल पोर्स अराउंड। मटका के पास छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अब जो भी यहाँ पे पार्टिकल साइड में होंगे वो इन पार्टिकल इन छेदों के रास्ते से क्या करेंगे? बाहर आना चाहेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि आपने मटके में पानी डाला, मटके में छोटे छोटे छेद हैं। अब ये जो पानी होगा वो इन छेद के पॉइंट पे आ गया। अब उस पानी को बाहर जाने के लिए, वेपर बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे लेटेंट हीट चाहिए। वो लेटेंट हीट किससे लेगा? इस पानी से लेगा और इस मटके से लेगा। दैट मीन व्हाट? दैट मीन कि आपका जो मटका होता है और जो पानी होता है उसके सुनो, मटके में जब आप पानी को डाल देते हो, तो मटके के जो पोर्स होते हैं साइड में, उसके रास्ते से पानी बाहर निकलना चाहते हैं, वेपर बनाना चाहते हैं। तो उसको क्या चाहिए? वेपर बनाने के लिए लेटेंट हीट चाहिए। वो लेटेंट हीट कहाँ से मिलेगा? इस पानी से मिलेगा। इस पानी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा? वो ये साइड वाले सारे पानी के पार्टिकल्स ले लेंगे और वो टेम्परेचर किस में यूटिलाइज हो जाएगा? इन साइड वाले पार्टिकल्स को वेपर बनाने में। और अल्टीमेटली इनसे जब टेम्परेचर छीना गया है तो ये पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक, ओके, आई होप ये दूसरा एप्लीकेशन भी क्लियर होगा। फिर से सुन लीजिए कि मटके में जब आप पानी डालें तो मटका के अंदर क्या है? बहुत सारे छिद्र हैं। छिद्र होने के साथ में क्या होगा? ये पानी छिद्र के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और गैस बनाने की स्थिति में होगा। और उस स्थिति में इस पानी को क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए। वो लेटेंट हीट कौन प्रोवाइड करेगा? उस मटके के अंदर रखा गया पानी क्या करेगा? लेटेंट हीट प्रोवाइड करेगा। और उस लेटेंट हीट को लेके ये गायब हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? गैस बना लेंगे। अच्छा, आप एक चीज बोल सकते हो कि क्यों तब मटके का पानी तुरंत खाली नहीं हो पाता है? अरे भाई कितना बड़ा है ना मटका, और छिद्र कितने छोटे हैं, और उतनी ज्यादा पानी एक साथ निकलेगा कैसे? और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखो तो मटके से पानी बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप एक स्टील के ग्लास में रख लो और एक मटके में रख लो, देखो किसका पानी खत्म होता है? मटके का खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप रोड पे या फिर कहीं, अगर मान लेते हैं घर में हो, छत पे हो, तो छत पे धूप है, गर्मी का मौसम है, आप पानी डालते हो। क्यों डालते हो? उसका रीजन है, आप एक छत बना लो, छत पे आप पानी डाल दिए। चूंकि ये बड़ा सरफेस एरिया है, बड़े सरफेस एरिया में थोड़ा थोड़ा पानी छींट दिए, कहते हैं हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, फुहार दिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या बनाना चाहेंगे? गैस बनाना चाहेंगे। उनके अंदर नहीं बनेगा भाई, वो बनना चाहेंगे। बेसिकली पार्टिकल्स गैस बनना चाहेंगे। तो गैस बनने के लिए इन्हें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर किससे लेंगे? आपकी छत से लेंगे। आपकी छत से टेम्परेचर लेके ये उड़ जाएंगे, गैस बना देंगे। ठीक है, तो इस छत से जब टेम्परेचर ले लिए तो अल्टीमेटली जो आपका छत होगा वो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। आपका छत ठंडा हो जाएगा। और ये जो हीट लिए आपकी छत से, वो हीट कैसा कहलाएगा? लेटेंट हीट। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अच्छा, अगली चीज, स्वेटिंग इन आवर बॉडी। स्वेटिंग करते हैं तो हमको क्यों ठंडा फील होता है? सिंपल सी बात है, जब आप स्वेट करते हैं तो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पसीना प्रोड्यूस करते हैं। पसीना बाहर आता है। अब बाहर जब वो क्या करेगा? बाहर आएगा तो वो गैस बनना चाहेगा। तो गैस बनने के लिए उसे क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए।
टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर किससे लेगा, हमारी बॉडी से लेगा। जब वो टेम्परेचर लेगा, काइनेटिक एनर्जी पा जाएगा, गैस बन जाएगा, तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर चूंकि रिड्यूस हुआ है, इसलिए हमें कैसी फीलिंग आएगी, ठंडी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन क्लियर हो गए। अब हम थोड़े से और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एप्लीकेशन टाइप में हैं, उनकी बात करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। आइए लास्ट के कुछ एप्लीकेशन हैं, उनको जान लीजिए, इसके बाद में इस चैप्टर को एंड करते हैं। एक बात और, इन पे मैं थोड़ा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, पर्टिकुलर वीडियोस, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आपका मन करे तो आप देखें, ना मन करे तो ना देखें, जितना मैं बता रहा हूँ उतना इनफ है। और आप चीज़ों को सुन के लिखना सीखे, उसको मेमोराइज कर लेंगे अगर अच्छे से, तो ज़्यादा आसान होगा। इससे पहले मैंने जितने भी एप्लीकेशन पढ़ाई, चारों एप्लीकेशन, सब में सिर्फ कॉन्सेप्ट एक था कि सारे प्रोसेसेस में हमको कूलिंग फील होती थी। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा था। इवेपोरेशन की प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे ले रहा था, उस सिस्टम से ले रहा था। जैसे एक जगह हमारी सिस्टम बॉडी थी, स्वेटिंग हो रहा है तो हमारी बॉडी से हीट ले रहा है, पानी ठंडा कर रहा है तो उस घड़े से और उसके अंदर रखे गए पानी से ठंडा कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, उसको लेटेंट हीट चाहिए। लेटेंट हीट चाहिए गैस बनाने के लिए, गैस बनने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ चीजों का जब ध्यान रखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे एप्लीकेशन हैं, उसी तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट पे ये सारे एप्लीकेशन भी हैं। जैसे पहला कह रहा है कि हमें कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए समर के दिन में। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सी चीज जानिए कि कॉटन जो होता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है हमारे स्वेट को, एब्जॉर्ब आवर स्वेट, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है एंड गेट exposed to environment, so that evaporation takes place and we feel cool। मतलब कि कॉटन जो होता है वो आपकी बॉडी से गर्मी को खींच लेता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इन्वायरमेंट के संपर्क में ला देता है, और इन्वायरमेंट के संपर्क में आते ही इवेपोरेशन की प्रक्रिया जारी हो जाती है। इवेपोरेशन की प्रक्रिया के लिए आपको लेटेंट हीट चाहिए। वो लेटेंट हीट किससे लेगा, आपके स्वेट से लेगा, आपके बॉडी से लेगा। जब बॉडी से आपके स्वेट को खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, लेटेंट हीट को पा लिया, गैस बना लिया, गैस बन गया, इवेपोरेट हो गया, तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली कूल फील करेगी। यही चीज जब आप सिंथेटिक फाइबर यूज करते हो, तो सिंथेटिक फाइबर के पास ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाए, आपकी हीट को ट्रैप कर देता है, आपकी हीट को वो ट्रैप कर देता है और आपकी स्वेट अंदर ही रह जाती है, उसको बाहर नहीं आने देता है। इसलिए आप जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े होते हैं, वो जब समर के दिन में पहनते हैं तो आपको गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं। Why do we use fan during summer? सिंपल सी बात है, फैन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये तो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था ना कि जो विंड स्पीड होती है वो भी इवेपोरेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है कि जब हवा चलता है तो वाटर के पार्टिकल्स इधर उधर क्या होते हैं, बहने लगते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी पाके गैस बन जाते हैं। और गैस बनने से हमें कैसी फीलिंग होती है, बहुत ठंडी फीलिंग होती है ना। अरे भाई गैस बनेगा तो ठंडी फीलिंग होगी ना, बिल्कुल, आपको ना बने। ओके, अगला है कि व्हाई डू वी टेक टी फास्टर इन, उल्टा लिख दिया क्या मैं, हाँ सही लिखा हूं, इन सॉसर एज कंपेयर टू कप। इसका मतलब प्लेट होता है बच्चों। ठीक है, हम प्लेट में चाय को आसानी से क्यों पी पाते हैं, जबकि जब हम इसको किससे, कप से कंपेयर करते हैं। देखिए कप की बनावट ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, बिल्कुल ऐसी होती है, जबकि आपकी सॉसर यानी प्लेट की बनावट कुछ ऐसी होती है। ठीक है, क्या ड्राइंग आज मैं कर रहा हूं तगड़ा। देखो क्या होता है, जब आप इसमें चाय पीते हो ना, तो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि लेस पार्टिकल
एक्सपोज टू एनवायरमेंट, कम पार्टिकल इन्वायरमेंट से एक्सपोज होते हैं, इसलिए उसमें गर्मी ट्रैप रहती है, और जब आप पीते हो तो जलने का डर होता है, इसलिए आप जल्दी कप से नहीं पी पाते हो। जबकि जब आप प्लेट में रखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका सरफेस एरिया है, मैंने बताया था ना डायरेक्टली इफेक्ट होता है, जो आपका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के नाते जो इवेपोरेशन होती है वो भी बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली जो आपका चाय होता है वो कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है, और आप चाय को आसानी से निगल पाते हो, पी पाते हो। ये क्या है, वाई इज डेजर्ट कूलर कूल्स फास्टर इन हॉट डेज। सिंपल सी बात है कि ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, सिंपल सी बात ऐसे जान लीजिए, बिकॉज इट कंटेन्स, सिंपल सी बात ऐसे लिखिए कि बिकॉज इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या मतलब कि जब पानी भरने वाला एक कूलर होता है ना, जिसमें पानी भर के लगाते हैं तो ठंडा फील करता है, क्यों, क्योंकि वो इवेपोरेशन की प्रोसेस पे काम करता है। इस चैप्टर को यहीं पे हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इन सारे एप्लीकेशन का एक एक वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके बाय।